स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। और इस वक्त की बड़ी खबर, इजराइल के ईरान पर हमले करने की खबर आ रही है। इजरायली मिसाइलों ने ईरान के ठिकानों पर हमला किया है, ये इस वक्त की बड़ी खबर। और उसका असर हम देख सकते हैं कि दुनिया भर के बाजारों में इस वक्त दिखाई भी दे रहा है। मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ने की खबर है, जिसके चलते ब्रेंट क्रूड की कीमतों में बढ़ोतरी इस वक्त है। ब्रेंट क्रूड 3% की तेजी। कल हमने देखा था कि थोड़ी नरमी आई थी और आज सुबह सुबह भी जो लेवल्स थे वो $86 के आसपास कारोबार कर रहे थे। $86 के आसपास थे ये लेवल्स। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि अचानक से ही एक स्पाइक आया कच्चे तेल में, $90 प्रति बैरल के आसपास आए। और अभी करंट अपडेट ओवरनाइट स्ट्राइक ये हुआ है, इजराइल की तरफ से जवाबी कार्रवाई हुई है ईरान पर। अभी हम डिटेल्स का और वेट कर रहे हैं। ये जो भी डिटेल्स आ रही है वो हम आपके सामने चला रहे हैं, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स के हवाले से ये खबर आ रही है, कुछ मीडिया रिपोर्ट कर रही हैं, उसके हवाले से खबर आ रही है, तो वो हम आपके सामने एक एक करके रख रहे हैं। और अभी काफ़ी सारे अपडेट्स आना बाकी हैं कि किस तरह का अटैक था ये और कितना नुकसान हुआ है, कहां पर अटैक हुआ है, ये सब अभी धीरे धीरे करके आ रहे हैं। पूरी जानकारी फिलहाल नहीं है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक और मीडिया, ये वहां की तस्वीरें देखिए आप, हम आपको दिखा रहे हैं। उधर की जो तस्वीरें आई हैं वो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर, बड़ा धमाका ये देखने को मिला है। और इस्फान के इलाकों में, ईरान के इस्फान के एयरबेस के पास ये धमाके की खबर आ रही है। हालांकि ईरान में काफ़ी सारे जगहों से इस तरह की खबरें निकलकर आ रही हैं, तो ये एक बड़ा मिसाइल अटैक होता हुआ है। यहाँ पर हम आपको ये ताज़ा तस्वीरें उस अटैक की दिखा रहे हैं। और सबसे पहले इसका अपडेट ईटी नाउ स्वदेश पर आप ये तस्वीरें देख पा रहे होंगे। तो ये कुछ एजेंसीज के हवाले से करंट फुटेज हमें इस हमले की मिल रही है। तो टेंशन एस्केलेट होते हुए नज़र आ रही है दोनों देशों के बीच, और इसी का असर हम दुनिया भर के बाजार में देख रहे हैं। तो खबर अच्छी नहीं है, ग्लोबल टेंशन बढ़ते जा रही है, मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ने की खबर आ रही है। सुबह सुबह काफ़ी नेगेटिव खबर, और दुनिया भर के बाजारों पर हम इसका असर भी देख रहे हैं। हालांकि सोने ने रिएक्ट कर दिया था, और आपको ध्यान होगा कल जब हम बाजार में जिस तरह की हम चाल देख रहे थे, भारी वॉलेटिलिटी का सेशन था, एफआईआईज की बिकवाली काफ़ी ज़्यादा हावी हो रही थी। तो देखिए कहीं ना कहीं संकेत मिल चुके थे शायद उसके। अभी हम डिम्पी कालरा को जोड़ेंगे और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह के संकेत आ रहे थे। लेकिन बाजार ने देखिए कहीं ना कहीं इंडिकेट कर दिया था कल के ही सेशन में, और अब वो अपडेट हुआ है क्योंकि ओवरनाइट स्ट्राइक है। गोल्ड प्राइसेस में भी इसका रिएक्शन दिखा था, वहां पर एक तेजी आई थी सोने के दाम में, और अब कच्चे तेल ने भी उस पर थोड़ी देर पहले रिएक्ट किया। देखिए अभी पूरी तरीके से अपडेट नहीं आए थे, इस वजह से उसका रिएक्शन हमें सुबह सुबह एकदम से नजर नहीं आया। लेकिन जैसे जैसे ये डेवलपमेंट्स नजर आ रहे हैं, तस्वीरें सामने आ रही हैं, एक एक करके खबरें जब आ रही हैं, तब हमें समझ में आ रहा है कि टेंशन काफ़ी बड़ी है, दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। और ये ईरान के इस्फान में एयरबेस के पास धमाके की इस तरह की खबर निकल कर आ रही है। फिलहाल यही एक अपडेट है हमारे पास, और ज़्यादा डिटेल्स जैसे जैसे हमारे पास आएंगी, कितना बड़ा स्ट्राइक था, कहाँ कहाँ ये स्ट्राइक हुआ है, और आगे इसराइल की तरफ से अभी तक इस बयान को लेकर हमने ढूंढने की कोशिश की, लेकिन फिलहाल इसराइल की तरफ से अभी तक कुछ ठोस कमेंट्स यहाँ पर नहीं निकल कर आए हैं। दोनों देशों की तरफ से कुछ ठोस कमेंट्स नहीं आए। ये मीडिया के हवाले से जो रिपोर्ट्स आ रही है वो हम आपके सामने एक एक करके रख रहे हैं। जैसे जैसे जानकारी आएगी हम आपको बताते जाएंगे कि कितना बड़ा स्ट्राइक था और कितना बड़ा नुकसान इससे हो सकता है। सोने में जोरदार तेजी, $2400 के पास पहुंच चुका है। ब्रेंट क्रूड $90 प्रति बैरल के ऊपर कारोबार कर रहा है। और यहाँ पर अगर हम एशियाई बाजारों को देखें तो वहाँ पे भी गिरावट हावी है। गिफ्ट निफ्टी से अगर संकेत लें वो हम आपके सामने रखेंगे। गिफ्ट निफ्टी की अगर चाल देखें तो इस वक्त करीब 280 अंक नीचे है गिफ्ट निफ्टी। कोरिया के बाजार लाल निशान में, हांगकांग के बाजार 210 अंक नीचे हैं, चीन के बाजार हल्के हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं, लेकिन भारी गिरावट यहाँ पर दुनिया भर के। जापान के बाजार देखिए 1200 अंकों की गिरावट है, वहां पर 3% की गिरावट निकई में इस वक्त देखने को मिल रही है। तो बेहद ही यहाँ पर कमजोरी इस वक्त दिखाई दे रही है एशियाई बाजारों में। जो शुरुआती इंडिकेशन मिल रहे हैं, निकई अब 1200 अंक नीचे आ चुका है। अगर हम एशियन मार्केट्स को अगर दिखा पाए आपके सामने, गिफ्ट निफ्टी 280 अंक नीचे है, कोरिया में भी 2.5% की गिरावट है, और हांगकांग के बाजार भी 210 अंक नीचे हैं। तो एशियाई बाजारों ने रिएक्ट कर दिया है। पे क्रूड का रिएक्शन हमें मिल चुका है, सोने का रिएक्शन मिल चुका है। खबर अच्छी नहीं है, और आज इसका असर भारतीय बाजारों पर बिल्कुल पड़ेगा।
चलिए आगे हम समझेंगे कि हम कुछ फोनर्स को भी जोड़ने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर क्या करना चाहिए। एक बार एफआईआईज और डीआईएस के आंकड़े भी आपके सामने रख देते हैं। कैश मार्केट में 4,260 करोड़ की बिकवाली हुई है कल एफआईआईज की तरफ से। उसके सामने डीआईएस ने खरीदारी जरूर की है, लेकिन भारी बिकवाली का आंकड़ा यहाँ पर एफआईआईज की तरफ से नजर आ रहा है। हमारे साथ डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। डिम्पी, बहुत नेगेटिव अपडेट आ रहा है इस वक्त का, और जब हम कल बाजार को देख रहे थे तो आप भी बार बार हाईलाइट कर रहे थे कि इस तरह का वॉलेटाइल सेशन जो है वो एक लर्निंग है, पहले कभी देखा नहीं है। क्या मार्केट ने पहले ही रिएक्ट कर दिया था, ऐसा हम कह सकते हैं? और इस वक्त जो संकेत मिल रहे हैं उससे किस तरह की ओपनिंग अब एक्सपेक्ट करें? देखिए पूजा, मार्केट के अंदर बैक टू बैक प्रॉब्लम्स हैं और ये प्रॉब्लम्स एक साथ इरप्ट होके आ गई है। जो मैक्रो वैक्रो है वो तो ठीक है, वो तो अपनी जगह पर है। जब हमने ऑल टाइम हाई बनाया था तब भी ऑलमोस्ट क्रूड 90 का ही था, और जब हमने ऑल टाइम हाई लगाया था तब भी बॉन्ड यील्ड 105 की थी। तो बॉन्ड यील्ड और क्रूड मेरे लिए ज्यादा बड़ा फैक्टर नहीं है, ना ही मैं ग्लोबल मार्केट्स को बहुत बड़ा फैक्टर मानता हूँ। ये ग्लोबल मार्केट्स को भी इग्नोर कर चुके हैं। यानी कि जिस समय हमारे को मिलता रहा 70 पॉइंट नीचे निफ्टी, तो हम खोलते प्लस में थे। तो ये नेचर मेरे को लग रहा है कि ग्लोबल मार्केट का नहीं है, ये हमारी इंटरनल प्रॉब्लम्स है जो हमारे को अभी दिख रही हैं, और ये हमको डाटा में ज्यादा फैक्चुअली दिख रही है। कल अगर 3 मिनट में मार्केट को तोड़ दिया गया, सिर्फ 3 मिनट लगे, टोटल दिन भर की जो स्ट्रेंथ थी वो बाजार की गुम हो गई। और कल आप हमारे पास शो में थी, तब भी हमने ये बातों को नोटिस कराई थी कि मार्केट पूरी तरह से चर्न करेगा तेजी और मंदी वालों को, क्योंकि डाटा दोनों तरफ का कांटे की टक्कर का है और लड़ाई जबरदस्त है। कौन जीतेगा भी कहना मुश्किल है। मैं एक चीज आपको नोटिस कराता हूँ, कल काफी लोगों के मन में क्वेश्चन चल रहा होगा कि ऐसा 3 मिनट में क्या हो गया था कि बाजार एकदम से टूट गया। ऐसी कोई खबर नहीं थी, कोई पॉलिसी से जुड़ा हुआ खबर नहीं आई, फिर भी ऐसा क्या था। तो मैं आपको बता देता हूँ, कल इसकी तरफ से ब्लॉक लगे, कल ब्लॉक बल्क में बेचा गया माल एक साथ में, और आपको बिलीव नहीं होगा, करीब 10% से ज्यादा का माल एक साथ एफआईआईज की तरफ से कल मार्केट में बेच दिया गया। एफआईआईज की जो लॉन्ग होल्डिंग है अब वो अपने 32% पे आ गई है। ट्रस्ट मी, एक हफ्ते पहले तक ये होल्डिंग्स करीब 60% थी। यानी एफआईआईज इंडिया में जितना भी माल लॉन्ग करते हैं, जितना भी माल वो लॉन्ग कर रहे हैं, उन सब में से तो उन्होंने 30% सिर्फ होल्ड रखा हुआ है, लॉन्ग रखा हुआ है, और 68% वो शॉर्ट में है। या तो है नहीं या तो शॉर्ट में है। ये जो एफआईआईज की सेलिंग पिछले 3 दिन से काफी सीवियर है और ये बाजार को ऊपर ही नहीं आने दे रही। एक और चीज भी कल हमने आपको सबको नोटिस कराई थी, आज मैं फिर से वो नोटिस कराता हूँ कि स्ट्रॉन्ग हैंड से वीक हैंड की तरफ पैसा ट्रांसफर हुआ है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 69% लॉन्ग हो चुका है रिटेल। रिटेल हर डिप पे बॉट कर रहा है। आप ये सोचो कि कल तक रिटेल 50% से कम था, रिटेल के पास 20% माल आ गया, और ये 20% माल एफआईआईज का भेजा हुआ है। कहने का मतलब है कि एफआईआईज ने सिस्टम से खाली किया और रिटेल को माल दे दिया। अब रिटेल क्या कर सकता है? रिटेल तो ब्रेकआउट नहीं लेके आ सकता, रिटेल तो चुप करके बैठेगा और इसको देखेगा। अब इसमें जो सबसे क्रिटिकल रोल है वो डीआईएस का है। मैं आज थोड़ा लीक से हटकर आपको एफएनओ का डाटा के हिसाब से एफआईआईज ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये बता रहा हूँ। डीआईएस चुप करके बैठे हुए हैं। उनके पास 40% की लॉन्ग पोजीशन थी एक हफ्ते पहले जब बाजार ऑल टाइम हाई टेस्ट करा था। एक हफ्ते बाद भी उनके पास 39 से 40% की लॉन्ग पोजीशन है। अब उनको आगे आना होगा रिटेलर्स को बचाने के लिए। अगर वो आगे नहीं आते हैं तो बाजार अभी और क्रैक भी देगा, जैसे हमने कल भी आपको बताया था 22,000 पे तोड़ देगा, और आपको कल यकीन नहीं हो रहा होगा 22,000 के नीचे हमने क्लोज किया है 21,995 पे। अब इम्पोर्टेंट चीज क्या है? एक तो डीआईएस का रोल और दूसरा एफआईआईज का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। एफआईआईज कितना तक बेच सकते हैं? मैं आपको एक पुराना हिस्टोरिकल डाटा के बता देता हूँ। एफआईआईज करीब 18 से 15%, ऑल्दो वैसे तो 10% तक भी जा सकते हैं लॉन्ग में, लेकिन फिर भी ऑन एवरेज करीब करीब 18 से 15% है। तो कोई बड़ी बात नहीं कि एक झटका मार्केट को भी और लगना बाकी है, वो लग भी जाए। तो इसलिए आप थोड़ा प्रिपेयर रहिएगा। कल भी हमने आपको मना किया था कि पोजीशन मत लेना, या तो इसको स्ट्रेंथ को वापस लौटने दो या तो सपोर्ट बनने दो। अभी तो पहली प्रॉब्लम ये है कि बाजार रुके तो सही, रुकेगा तभी तो आप बाय भी करोगे, खरीदोगे भी, सोचोगे। अभी तो फिलहाल फ्री फॉल जैसी सिचुएशन है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कल दोनों के अंदर निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर दोनों में फ्रेश शॉर्ट्स हुए। ये शॉर्ट्स होना ठीक है क्योंकि कवरिंग के लिए आ सकते हैं वापस, लेकिन अभी ना करें अभी आप। तो जिनके पास भी, हमारे पास, हमने तो ऑलरेडी आपको 22,300 से फ्री करवा रखा है। अब अभी शांति से बैठिए, आज का दिन देखिए।
ठीक है, तो ये था अभी का पूरा एनालिसिस और एक झटका अभी और आ सकता है। क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है कि बाजार अभी और कितना नीचे जाएगा, तो खरीदने की जल्दीबाजी ना करें। फिलहाल शांति से देखिए, मार्केट को डायरेक्शन थोड़ा अपना तय करने दे कहां तक जा सकता है, क्योंकि एफआईज की बिकवाली अभी और आ सकती है। खबर अभी नेगेटिव है फिलहाल, और इस पे बाजार रिएक्ट जरूर करेगा, क्योंकि कच्चा तेल भी ऊपर आ चुका है, सोना ऊपर है, दुनिया भर के बाजार रिएक्ट कर रहे हैं। एशियाई बाजारों की शुरुआत आप देख ही रहे हैं, निकाई 1200 अंक नीचे आ चुका है, तो भारत उससे छूता कैसे रह सकता है? तो वहां पर भी आपको रिएक्शन दिखेगा जरूर। इस वजह से थोड़ा वेट करिए अभी फिलहाल कोई भी पोजीशन लेने के लिए बाजार में। ये था पूरा एनालिसिस। अभी के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल्स आ रहे हैं वो हमने आपको बताए, आगे बाजार पर और चर्चा करेंगे, और कुछ ही देर में हम ग्लोबल एक्सपर्ट्स की भी मदद से समझने की कोशिश करेंगे कि ये पूरा सिनेरियो क्या है, उनसे भी हम जानने की समझने की कोशिश करेंगे आगे। लेकिन इस वक्त का आपको बाजार का सेटअप बता दिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और हमारे साथ बाजार पर रणनीति देने के लिए एक और एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं investforenergy.com से आदित्य अग्रवाल। आदित्य जी, सुबह सुबह थोड़ी नेगेटिव खबर आ गई है बाजार को, अभी तक तो नहीं थी सिस्टम में, लेकिन अब ये जो खबर आ रही है, कैसी ओपनिंग देख रहे हैं आप, और किन लेवल्स पर आज नज़र रखें, और इस बीच क्या कुछ ट्रेडिंग आइडियाज़ में आप बदलाव करेंगे अपने? गुड मॉर्निंग पूजा, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा, सुबह सुबह एक नेगेटिव न्यूज़ आ गई, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि मार्केट में एक बड़ा गैप डाउन आ सकता है, और एक सपोर्ट पे बन गया था पूजा। कल मार्केट ने ट्रेंड लाइन सपोर्ट था, अपवर्ड स्लोपिंग, उसके नीचे अब आज गैप डाउन के बाद खुलने वाला है मार्केट, और ये इंपॉर्टेंट होगा देखने के लिए कि कहाँ पे जाके मार्केट रुकता है। 21,700 का एक इमीडिएट सपोर्ट है। अगर निफ्टी वहीं पे खुलती है और वहाँ पे अगर मार्केट हॉल्ट करता है, तो फिर चांसेस है कि एक शॉर्ट कवरिंग रैली वापस मार्केट में देखने से हमको मिले, क्योंकि ओवरसोल्ड जोन पे बैठा है पूजा क्लियरली, और यहाँ से मार्केट एक बाउंस बैक जरूर दे सकता है। तो 21,700 का जो लेवल है वो क्लोज मॉनिटर करना चाहिए आज के दिन में ट्रेडर्स को। अगर वो होल्ड करता है उसके आसपास, तो फिर हम वापस से एक बार 22,000 के लेवल्स को टेस्ट करने के लिए आएंगे। अगर 21,700 तोड़ता है तो फिर ये शायद कहीं ना कहीं मार्केट और वीक होता हुआ नजर आएगा, और शायद 21,400 540 से 400 तक के लेवल्स को भी टेस्ट करेगा। बैंक निफ्टी में जरूर मुझे लग रहा है कि यहाँ पे सेलिंग और बढ़ सकती है, तो बैंक निफ्टी पे नजर रखिए। 46,400 का एक इमीडिएट सपोर्ट वो ब्रेक करता है, तो फिर शायद बैंक निफ्टी में और फर्दर वीकनेस 46,000 तक आ सकती है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि मार्केट का आज जो ओपनिंग गैप डाउन है, उसके आधे घंटे बाद मार्केट कैसा बिहेव करता है वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर वहां से एक पुल बैक आती है तो फिर एक शॉर्ट कवरिंग रैली हमें देखने मिल सकता है। और हम ट्रेडिंग आइडियाज की बात करें तो डेफिनेटली कुछ बदलाव करना पड़ेगा ट्रेडिंग आइडियाज में, क्योंकि एक सेलिंग का माहौल आज सुबह सुबह हमको देखने मिल रहा है। तो एक बाई कॉल के साथ जाना चाहूंगा, एक शॉर्ट कॉल के साथ जाना चाहूंगा। बाई में MCX बाई रिकमेंडेशन रहेगी, टारगेट 4350, स्टॉप लॉस अब देखना पड़ेगा मार्केट कहाँ खुल रहा है, उस हिसाब से स्टॉप लॉस प्लेस करना पड़ेगा। 3600 पे स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं, और ऊपर में 4350 का टारगेट रहेगा। एक सेल रिकमेंडेशन देना चाहूंगा अब अपोलो हॉस्पिटल्स पे। स्टॉक में काफी एक वीकनेस हो रही है, अपने इमीडिएट मूविंग एवरेजेस और सपोर्ट्स को भी ब्रेक किया है स्टॉक, तो यहाँ पे शॉर्ट रिकमेंडेशन रहेगा। नीचे में टारगेट रहेगा 5800 का, और ऊपर में स्टॉप लॉस लगा है 6200 का। 6200 का स्टॉप लॉस लगाइए। अपोलो हॉस्पिटल में बेचने की सलाह, टारगेट होगा 5800 का। बाकी MCX पर आप तेजी करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस थोड़ा रिवीजन यहाँ पर करना पड़ सकता है आपको, इमीडिएट स्टॉप लॉस फिलहाल नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन 4350 के लेवल्स के लिए आप यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। MCX में निचले स्तरों पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस में थोड़ा कंफ्यूजन है, तो चाहे तो ये कॉल अवॉइड कर सकते हैं। अगर सेल कॉल की तरफ आपको लेना है, ट्रेंड के साथ जाना है, तो अपोलो हॉस्पिटल पर आप नज़र रख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य आपका समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये तो अपडेट आया ही है और इस पर हमारी नज़र बनी हुई है, लेकिन इसके अलावा भी काफ़ी सारे अपडेट्स आए हैं, नतीजे आए हैं, और आज से चुनावी सत्र भी, आज पहला दिन भी है चुनाव का, वोटिंग का, तो ये भी बड़ा इवेंट है जिस पर कि हमारी नज़र बनी रहेगी। लेकिन इसके अलावा खबरों वाले शेयर्स कौन कौन से हैं ये एक बार देख लेते हैं। हमारे साथ शरद जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। शरद, पहले तो नतीजों के बारे में बताइए, कल बाजार बंद होने के बाद कौन कौन से नंबर्स आए? जी बिल्कुल, जो दो अहम निफ्टी के अर्निंग्स आए हैं इसको मैं जल्दी आपको बता देता हूँ। इन्फोसिस के ओवरऑल वीक सेट ऑफ नंबर्स आए हैं, वो एक बड़ी गाइडेंस कट भी देखने मिली है। कल ऑफकोर्स ADR में भी गिरावट देखने मिली थी, ऑलमोस्ट 7 से 8% की ADR की गिरावट आई, फिर एक रिकवरी भी देखने मिला।
डॉलर रेवेन्यू भी मिस हुआ, एस्टिमेट एबिटा मार्जिन मिस हुआ, गाइडेंस मिस हुआ और पैट भी है, नंबर्स अच्छे आए, लेकिन इसका रीज़न है कि एक वन ऑफ आइटम था। अब जो गाइडेंस की बात, तो रेवेन्यू ग्रोथ अब सिर्फ 1 से लेकर 3% का एक्सपेक्टेशन है FY25 में। पहले एक्सपेक्टेशन जो थी 2 से 5% पे थी। वही ऑपरेटिंग मार्जिन भी जो है लगभग 20 से 22% का हो गया। पहले जो था ये हायर एंड में था, 20.5 टू 22.5 पे था। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 50 बेसिस पॉइंट का गिरावट आया कॉन कॉल में। लेकिन हालांकि मैनेजमेंट ने एक इंपॉर्टेंट बात कही जिसके कारण रिवर्सल आया एडीआर में, वो है कि जो BFSI सेगमेंट है वो वित्त साल 2025 में ज़्यादा बेहतरीन परफॉर्म करेगा। तो बस ये पूरे ही न्यूज़ फ्लो में यही एक पॉजिटिव साइन था, लेकिन ओवरऑल कमज़ोर नतीजे तो, और हमने देखा भी था आईटी स्टॉक्स में ड्रैग आ रहे थे पिछले 2 से 3 सेशंस में। दूसरा स्टॉक रहेगा बजाज ऑटो। शानदार नतीजे देखने मिले, एनालिस्ट एस्टिमेट से बेटर आए हैं। रेवेन्यू पैट स्लाइटली अबव एस्टिमेट्स आया है। हालांकि अगर एबिटा और मार्जिन्स की बात करें तो यह लार्जली इनलाइन आया है। कॉन कॉल में 3 अहम बात सामने आई थी जो हमने ट्रैक किया। सबसे पहला है कि इजिप्ट में ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे क्वाड्रा साइकिल्स का, और जो नया चेतक है जो ईवी वाला सेगमेंट है वो लॉन्च होने वाला फर्स्ट क्वार्टर FY25 में। और इंटरेस्टिंगली जो एक्सपोर्ट्स का कमेंट्री है वो बहुत बुलिश है। अब बात करेंगे हमारा तीसरा स्टॉक ICICI सिक्योरिटीज़। ऑफकोर्स यहाँ पे जो है डीलिस्टिंग का तो न्यूज़ फ्लोज चल रहा है जिसमें स्टॉक में एक थोड़ी सी प्रेशर आई है, बट जो नतीजे की बात करें तो सीक्वेंशली नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग आए हैं, अनुमान से बेहतर देखने मिला है। और एक इंटरिम डिविडेंड भी लगभग 17 रुपया का ऐलान किया है कंपनी ने। और इंटरेस्टिंगली कंपनी के जो MD CEO हैं विजय चांडक, उनको रीअपॉइंट भी कर लिया गया अगले 3 साल तक। तो नंबर और फंडामेंटल न्यूज़ फ्लो तो बहुत अच्छा है ICICI सिक्योरिटीज़ का, बट ये एक ओवरहैंग है, स्पेशली जो डीलिस्टिंग को लेके बात चल रही है और बहुत सारे कॉर्नर से, रिटेल सेगमेंट से भी जो है थोड़ी सी निराशा देखने मिली है। अब बात करते हैं Q4 अपडेट्स में, तो लैंडमार्क कार्स फोकस में रहेगा। लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू देखें तो 8% बढ़ा है, लेकिन जो सबसे हाई मार्जिन बिजनेस होती है लैंडमार्क कार्स की वो होता है आफ्टर सेल सर्विस। यहाँ पे अच्छा ग्रोथ आया है, लगभग 14% का ग्रोथ हमें देखने मिला है, 13 से 14% का। मार्च का अपडेट भी होता है जहाँ पे GMR एयरपोर्ट्स फोकस में रहेगा। जो ट्रैफिक डाटा होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग आया ऑपरेशनल अपडेट का। इसमें आप देख लीजिए जो पैसेंजर मार्क होती है 12 करोड़ के पैसेंजर की मार्क में ग्रोथ आया है, हाईएस्ट एवर आया है मंथली बेसिस पे, और 20% भागा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। डोमेस्टिक ट्रैफिक 17% और इंटरनेशनल ट्रैफिक देखा जाए तो वो 33% बढ़ा है। तो ये ओवरऑल आपके Q4 अपडेट्स हैं, अर्निंग्स हैं और इम्पोर्टेंटली मार्च के अपडेट्स हैं जो आपको हमने बताया इम्पैक्ट एनालिसिस के साथ। अपडेट्स आए हैं, नतीजे आए हैं, इस पर हमारी नज़र रहेगी। और इसके अलावा ये भी बताया आपको कि अच्छे और ख़राब नतीजे कौन कौन से आए हैं। शायद इसके अलावा खबरों वाले शेयर्स भी बताइए। जी बिल्कुल पूजा, सबसे पहले जो है ITC फोकस में रहेगा। उनकी जो होली ओन नाम है ITC इन्फोटेक, एक क्लाउड सर्विस कंपनी ब्लेज़क्लैन को अक्वायर करेगी। लगभग 500 करोड़ का ये एक्विजिशन रहने वाला है। वही मुथूट फाइनेंस जो दूसरा स्टॉक है फोकस में, यहाँ पे अब वो इन्वेस्टर रोड शोज करने वाले हैं और ये दुनिया भर में स्टार्ट होने वाला आज से, क्योंकि वो $2 बिलियन माने कि लगभग 16 से 17 हज़ार करोड़ रुपए का एक बड़ा मीडियम टर्म नोट प्रोग्राम, बेसिकली एक टाइप से रॉ मटेरियल होता है NBFC के लिए, तो वो एक रेस कर रहे हैं। तो उसके कारण स्टॉक में जो है फोकस रहेगा। कॉनकॉर ने भी PSA मेसा के साथ करार किया है। PSA मेसा एक ग्लोबल ऑपरेटर है पोर्ट का, तो ये एक इम्पॉर्टेंट करार है। महिंद्रा लाइफस्पेस डेवलपर्स ने लगभग 350 करोड़ के जो प्रोजेक्ट्स हैं बेंगलुरु में उसकी बिकवाली की है। इस प्रोजेक्ट में लगभग 65% इन्वेंट्री 2 दिन में ही बिक गया। तो ये स्टॉक पे भी जो है हमें मोमेंटम देखने आज मिल सकता है। स्मॉल कैप स्पेस से गोकुलदास एक्सपोर्ट्स भी फोकस में रहेगा। है तो 600 करोड़ का QIP, लेकिन अब जो है ये QIP खुल चुका है। फ्लोर प्राइस लगभग 800 रुपये का है, यानी कि 2% डिस्काउंट को जो सेबी के रूल्स आते हैं तो इसमें 5% डिस्काउंट और भी आ सकता है। तो इंडिकेटिव प्राइस भी हम लोग उस हिसाब से लगा सकते हैं। वोडाफोन आइडिया भी फोकस में रहेगा। देश का सबसे बड़ा FPO 18,000 करोड़ का, पहला दिन का सब्सक्रिप्शन के आंकड़े देखे तो हेल्दी ग्रोथ आया है 29% का, यानी कि ऑलमोस्ट 1/3 जो है भर चुका है। याद रखिए ये जो सब्सक्रिप्शन है अप्रैल 22 तक चलने वाला है, तो इस पे ऑफकोर्स मोमेंटम रहेगा और एक्सपेक्टेशन है कि ये पूरी तरह सब्सक्राइब भी हो जाएगा। आखिरी स्टॉक वेसुवियस इंडिया फोकस में रहेगा। यहाँ पे मैनेजमेंट की कमेंट्री आई है कि 1000 करोड़ रुपए ज़्यादा वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। और इसके अलावा जो मोल्ड फ्लक्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वाइजैक में, उसकी भी इनॉग्रेशन हो गई है। तो इन 7 स्टॉक्स के जो है आज फोकस में रहने वाले हैं खबरों के दम पे। और आखिर में मैं बता दूं, अभी अभी न्यूज़ फ्लो आया है कि एक्सिस बैंक जो है फंड रेज
की विचार करने वाली है और ये जो है अप्रैल 24 के मीटिंग में होगा, तो इसको भी ज़रूर नोट कर लीजिए। तो एक्सिस बैंक भी फोकस में रहेगा और एक इम्पॉर्टेंट फंड रेज है जो अप्रैल 24 को बोर्ड डिसाइड करेगी। ठीक है। तो कुछ खबरों वाले शेयर्स हैं जिन पर कि आज नजर, मार्केट में भी काफी ज्यादा एक्शन दिखाई दे रहा है, तो उस पर भी समझ लेते हैं कि आज क्या करें। हमारे साथ टेक्निकल एनालिस्ट भूपेश शर्मा जी जुड़ चुके हैं। भूपेश जी, थैंक यू सो मच इचिना स्वदेश को समय देने के लिए। तो एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ आज सुबह सुबह, जो खबरें आ रही थी उसमें सोने ने तो खैर रिएक्शन दे दिया था, क्रूड में हमने बाद में रिएक्शन थोड़ा देखा। तो सबसे पहले सोने से ही शुरुआत करते हैं। वापस से एक तेजी आ रही है, मौजूदा स्तर पर क्या कोई ट्रेड लेना चाहिए, अभी थोड़ा वेट करें? जी नमस्कार मैडम, अगर बात करें सोने की तो सोने में मुझे लगता है कि अभी ओवरऑल चार्ट का स्ट्रक्चर पॉजिटिव बना हुआ है। वहीं जो जियोपॉलिटिकल न्यूज आ रही है उसकी वजह से भी सोना मंदा नहीं है और मुझे लगता है कि 2360 डॉलर के नीचे सोना एक बार नहीं जाना चाहिए। अपसाइड में हो सकता है कि इंट्राडे में बाजार एक बार और स्पाइक आए तो 2425 और 2440 तक के डॉलर में भाव दिख सकते हैं। और वहीं इंडिया के बात करें तो इंडिया में भी बाजार आज फिर से एक बार लाइफ टाइम के ऊपर खुल सकता है। ओके, तो लाइफ टाइम हाई के पास वापस से खुल सकता है सोना, और तेजी आगे भी जारी रहने का अनुमान है क्योंकि यहाँ पर जियोपॉलिटिकल टेंशन अब एक्सकेलेट होते हुए नजर आ रही है। भूपेश जी, और कच्चे तेल पर क्या रणनीति होगी आज? जी मुझे लगता है कि कच्चा तेल अगर 82 डॉलर के ऊपर जब तक है तब तक कच्चे तेल में किसी प्रकार की मंदी से दूरी बनाए रखें। और वहीं इंडियन मार्केट्स की बात करें तो मुझे लगता है कि कच्चे तेल में एक बार फिर से 7000 के ऊपर चलता हुआ दिखेगा कच्चा तेल, और जिसमें कि ऊपर में 7150 और 7250 तक के भी लक्ष्य देखे जा सकते हैं। क्योंकि अगर इसमें एक बार फिर से जियो पॉलिटिकल टेंशन अगर बढ़ती है तो कच्चे तेल के दाम कम से कम घटेंगे तो नहीं। बिल्कुल, तो टेंशन बढ़ेगी तो कच्चे तेल में भी तेजी आएगी। तो मौजूदा स्तर पे भी थोड़ी नरमी आई थी, लेकिन मौजूदा स्तर पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। भूपेश जी, थैंक यू सो मच आपका समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। आगे बढ़ते हैं, क्विकली ब्रोकरेज रिपोर्ट भी आपके सामने रखेंगे। इन्फोसिस के नतीजे उस पर ढेर सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई हैं और यूबीएस ने खरीदारी की राय दी है, लेकिन लक्ष्य यहाँ पर घटाए गए हैं। पुराना लक्ष्य 1800 का था, अब 1700 का कर दिया है। इन्वेस्टेक ने होल्ड की राय दी है, लेकिन लक्ष्य यहाँ भी घटाया है, 1640 से घटाकर 1540 का किया है। और जेपी मॉर्गन ने भी लक्ष्य 1800 से घटाकर 1700 का किया है। तो आज इन्फोसिस और आईटी स्टॉक्स में प्रेशर आ सकता है क्योंकि FY25 की गाइडेंस से निराशा हाथ लगी है। इसके अलावा कुछ और रिपोर्ट्स पर नजर डालें तो HDFC लाइफ पर भी ब्रोकरेज की रिपोर्ट्स आई है, जिसमें कि रेटिंग डाउनग्रेड यहाँ पर भी हुए हैं। सिटी ने लक्ष्य 720 से घटाकर 710 का किया है और गोल्डमैन सैक्स ने भी 770 से घटाकर नया लक्ष्य 710 का दिया है। तो इस स्टॉक पर भी आज आप नजर रखिए। इसके अलावा संवर्धना मदरसन पर मॉर्गन स्टैनली ने अपनी रिपोर्ट जारी की है। ओवरवेट की बरकरार है, लक्ष्य 133 रुपए प्रति शेयर का देख रहे हैं। इसके अलावा बजाज ऑटो के नतीजों पर भी काफी ढेर सारी रिपोर्ट्स आई हैं ब्रोकरेज की, जिसमें कि जेपी मॉर्गन ने लक्ष्य बढ़ाया है 8900 से बढ़ाकर 10000 का देख रहे हैं। सिटी ने सेल की रेटिंग बरकरार रखी है, लेकिन लक्ष्य बढ़ाया है 5500 से बढ़ाकर 6500 का किया है। और मैक्वायरी 8405 का लक्ष्य स्टॉक में देख रहा है। अच्छे नतीजे और इस वजह से हमने ये रेटिंग अपग्रेड भी देखी है। चलिए, ये कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हैं जिस पर कि आज फोकस रहेगा। ज्यादातर नतीजों पर आज रिपोर्ट आई है, इस पर नजर रहेगी। फिलहाल इस शो में इतना ही, लेकिन बाजार पर चर्चा आगे भी जारी रहेगी।